नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले अमेरिका से जो बड़ी खबर आई है उसका रुख करते हैं। जी हां, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 2 दिवसीय बैठक हुई है खत्म और जो ऐलान हुए हैं वो आपके सामने है। यूएस फेड का ब्याज दरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। तो ये सामान्य तौर पर जो उम्मीद थी उसी के मुताबिक हमने ऐलान होता हुआ देखा है। लेकिन आगे क्या संकेत है? साल के अंत में एक बार दरों में बढ़ोतरी हो सकती है और अगले साल भी ऊंची दरें जो है वो बरकरार रहने के संकेत है। क्लियरली फेड चेयर की तरफ से ये संकेत उनके भाषण में निकल कर आए हैं कि वो यहां पर महंगाई को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेंगे, महंगाई को काबू में करना उनकी प्राथमिकता। आइए आपको सुनाते हैं कि यूएस फेड ने इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं की है और क्या कुछ अपने भाषण में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब ने कहा है। Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, we are in a position to proceed carefully in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate. तो आपने सुना कि फेड चेयर जेरोम पावेल साहब ने क्या कुछ कहा है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आइए फटाफट आपको शो की शुरुआत में ही बता देते हैं कि ग्लोबल मार्केट से हमारे मार्केट्स के लिए गुरुवार सुबह क्या संकेत आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में है, 113 अंकों की कमजोरी है, 19,900 के नीचे है। डाउ फ्यूचर्स दबाव में 36 अंक कमजोर है। 42 अंकों से अधिक की कमजोरी इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। और एशियाई मार्केट्स पर नजर डालिए, सब लाल निशान में है। यहाँ पर निके जापानीज मार्केट 290 अंक नीचे है। तो बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं आधे से 5% की कमजोरी दिखाई दे रही है। कमजोरी हमने कमोडिटी मार्केट पर भी देखी है। राहत की बात यह कि कच्चे तेल की कीमतों पर ऊपरी स्तरों से हमने गिरावट आते हुए देखी और सोने चांदी की भी स्ट्रेंथ पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। तो क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में और क्या मायने हैं इस भाषण के, इस वक्तव्य के, पूरी डिटेल जानते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, वैसे तो मैं आमतौर पर आपसे एक ही सवाल करती हूँ, लेकिन दिन ऐसा रहा है कि 2 सवाल। तो सबसे पहला तो ये, फेड चेयर पावेल साहब ने क्या कहा है, कैसे समझा जाए, डिकोड कैसे करें इसे? कुछ भी नया नहीं कहा है। अगर आप पिछली पॉलिसी देखें जो 27 जुलाई को आई थी, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है और फेड चेयरमैन के बयान में भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। इस बार के लिए हॉकिश पॉज आपके लिए आ चुका है, जो सबको मालूम था आने वाला है। तो कोई भी सरप्राइज नहीं आया है, बट हाँ, कमेंट्री ऐसी है कि बाजार शायद चाहता था कि कुछ तो फेड डविश बने, बट फेड अपने हॉकिश कमेंट्री पर भी बरकरार है। तो अनुमान मुताबिक दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी मेंबर्स इस बार दरें नहीं बढ़ाने के पक्ष में थे, बट हाँ, इस साल एक और रेट हाइक आ सकती है, ये एक क्लियर इंडिकेशन आया है फेड की तरफ से। ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, वो हर बार डेटा डिपेंडेंट ही रहते हैं, बट एक क्लियर संकेत आ गया है कि शायद हम पीक रेट पर अभी भी नहीं पहुंचे हैं, एक और रेट हाइक आ सकती है, ऐसे उन्होंने संकेत दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा, दूसरी बड़ी बात जो सबसे निकल कर आई है कि लंबे समय तक उच्च स्तर पर रेट्स बने रह सकते हैं। तो ये एक बदलाव है। एक तो इस साल एक और रेट हाइक आ सकता है, तो नवंबर या दिसंबर में रेट हाइक होगा और लंबे समय तक जब भी आखिरी रेट हाइक होगा उसके बाद लंबे समय तक उस लेवल पर रेट्स बने रहेंगे। एक अच्छी चीज है, इकोनॉमी पर इनका अनुमान अच्छा है। यूएस जीडीपी 2023 के लिए इन्होंने अपना जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 2.1% कह दिया है। और एसेंशियली अगर आप फेड चेयरमैन पावेल साहब की कमेंट्री सुने तो वहां पर भी 3-4 चीजें हैं जो पॉलिसी से काफी सिमिलर निकल कर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक डुअल मैंडेट है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को या इकोनॉमी को स्टेबल रखना, और इन दोनों पर ही हमारा फोकस बना हुआ है। तो इसके लिए इन्फ्लेशन हमें 2% पर लाना है और उसे लाने में अभी भी लंबे समय लगने वाला है। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि इन्फ्लेशन जब हम चाहें 2% पर आएगा। इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, पिछले 3 इन्फ्लेशन के डेटा अच्छे रहे हैं, बट काबू में लाने के लिए और वक्त लगेगा। तो 2% का टारगेट हमारा बना हुआ है। दूसरा, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन नीचे लाना है, ग्रोथ को स्टेबल करना है, इसलिए आगे भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनाने रहने की जरूरत है। तो ये 2 बड़े स्टेटमेंट कहे हैं जिसकी वजह से हमने देखा बाजार पर भी रिएक्शन आपको आते हुए दिखा। इकोनॉमी पर वो कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति मजबूत है। लेबर मार्केट में हम कुछ बदलाव देख रहे हैं। 3.8% पर जो अब यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है वो ठीक है। कंजम्पशन काफी मजबूत है, तो ग्रोथ हमें अच्छी दिख रही है। हमारा पूरा फोकस है कि सॉफ्ट लैंडिंग ही हो, बट हाँ, अगर यहां से ग्रोथ ऐसी ही मजबूत बनी रहती है तो फिर हमारी पॉलिसी को भी रेस्ट्रिक्टिव रहना पड़ेगा
क्योंकि हमें इन्फ्लेशन 2% पर लाना है। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि इकोनॉमी में सब अच्छा है, आगे भी अच्छा बने रहेगा, बट इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए रेट्स रेस्ट्रिक्टिव रहेंगे। और ये इसलिए आपने देखा कि बाजार में रिएक्शन काफी स्ट्रांग आते हुए दिखा है, क्योंकि पॉलिसी के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई। जो फ्यूचर्स फंड रेट निकल कर आता है फेड फ्यूचर्स का, वो अब दिखा रहा है कि अगले साल सितंबर में, यानी कि एक साल के बाद रेट कट शुरू होंगे। पिछली पॉलिसी में लग रहा था कि अगले साल मई 2024 से रेट कट हो सकते हैं, अब वो एक्सपेक्टेशन आपका सितंबर 2024 का हो गया। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा, 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी 4.45% पर आ गई है, 2007 के बाद के ऊंचे स्तर पर है। आपकी 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5.2% पर आ गई है, जो कि 17 साल की ऊंचाई पर है। तो बॉन्ड मार्केट भी तैयार हो रहा है रेट हाइक के लिए। तो दो चीजें आई हैं, आगे एक और रेट हाइक आ सकती है और उच्च स्तर पर लंबे समय तक रेट्स बने रह सकते हैं। रेट कट में अभी काफी लंबा समय लगने वाला है। तो दीप, आपने कहा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, लेकिन फिर भी अमेरिकी बाजार टूटे हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा रहा? क्योंकि ये हायर फॉर लॉन्गर रेट्स निकल कर आया है, इसकी वजह से बाजार में हमने रिएक्शन देखा। तो जब फेड पॉलिसी आई तो डाउ आपका ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर था, बट जब चेयरमैन पावेल साहब ने बात करना शुरू करा, उनके बयान के बाद जो रिएक्शन आया, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई। इसलिए हमने देखा कि दिन के निचले स्तर पर, वैसे आप कहेंगे सिर्फ 75 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, बट दिन की ऊंचाई से देखेंगे तो 350 अंक डाउ पर कट आया है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड की वजह से हमने देखा आईटी स्टॉक्स पर भारी प्रेशर था। नैस्डैक आपका 1.5% गिरा है, S&P 500 और रसल 2000 में भी 1% तक की गिरावट है। तो चौतरफा अमेरिकी बाजारों में कल आपने दबाव आते हुए देखा है। दिग्गज आईटी पर ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्रेशर था। जानकारों का मानना है कि आगे भी यूएस में जो वॉलेटाइल एक्शन अब बन रहा है वो बना रहेगा, और यूएस विक्स में कल हमने 7.5% का उछाल आते हुए देखा है। आज मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बट एसेंशियली बड़ा इंपैक्ट कल फेड पॉलिसी का आपने देखा। यूरोप के बाजार क्योंकि फेड पॉलिसी से पहले ही बंद हो गए थे, तो यहां पर तो आपने 0.5% तक की बढ़त देखी। आज ये रिएक्ट करेंगे। डॉलर इंडेक्स कल थोड़ा ऊपर गया है, 105 पर। कमोडिटीज पर प्रेशर आया है। हमने देखा सोना और चांदी ऊपर से फिसले हैं। कच्चे तेल पर आपने थोड़ा दबाव देखा है, हालांकि वीकली भंडार इनके गिरकर आए हैं, बट 93 पर आपके लिए कल ब्रेंट आते हुए दिखा है। बेस मेटल्स पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो ओवरऑल बाजारों ने भी एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स ने फेड चेयरमैन के बयान पर। तो चलिए, तो ये इंपैक्ट तो निकल कर आया। अब हमारे मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं, यार देखने वाली बात होगी। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत मिलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, उसमें आज हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह का हमारा प्रदर्शन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन का रहा है और अब ये जो रिएक्शन निकल कर आया है, कैसे देखते हैं? निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो कमजोरी के ही है। दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं आपको अमेरिका से, और साथ ही फेड की मीटिंग खत्म होने के बाद भी कोई राहत के संकेत है नहीं। आगे के लिए जिस तरह का आउटलुक है वो दुनिया भर के बाजारों पर थोड़ा सा दबाव तो बना ही रहा है। इन सबको देखते हुए भारतीय बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत कमजोरी के हैं। लोकल संकेतों की बात करें तो कल के सेशन में फिर से FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े तगड़े आते हुए दिखे। लोकल फंड की तरफ से भी हल्का फुल्का सपोर्ट है, कोई खास ऐसा बड़ा खरीदारी का नंबर वहां से नहीं आ रहा है। सेंटिमेंट थोड़ा सा कमजोर हुआ है 19,900 के आसपास की क्लोजिंग को देखते हुए। ऐसे में बाजार थोड़ा और नीचे के लेवल्स पर आ सकते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो थोड़ी लॉन्ग पोजीशन जो भी फंसी हुई है वहां पर थोड़ी सी और कमजोरी आने का, लॉन्ग पोजीशन कम होने का जो खतरा है वो आज भी बना रहेगा। और ऐसे में अब जो अगला सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए आज के लिहाज से वो है 19,725 19,825। ये 100 पॉइंट की रेंज अब आज सपोर्ट के काम करेगी। इस रेंज में आने की पूरी उम्मीद आप करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर अब 19,950 20,050 ये वो रेंज है जो पार करना निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। इस लेवल के आसपास आपको अच्छी खासी सप्लाई आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। अच्छी बात बैंक निफ्टी में एक ही कि वैसे तो कमजोर है लेकिन पोजीशंस काफी कम हो चुकी है। कल वीकली एक्सपायरी के बाद जो नई सीरीज मंथली वाली भी है यहाँ पर पोजीशंस नहीं के बराबर है, काफी कम है। तो वो थोड़ा सा उस लिहाज से आज हल्की फुल्की राहत हो सकती है। और 2 दिनों में HDFC बैंक भी करीबन 6% घट चुका है। तो शायद अब उसमें भी काफी कुछ गिरावट आ चुकी, तो और ज्यादा तेज गिरावट ना आए। इन सबके चलते बैंक निफ्टी थोड़ा कम कमजोर रह सकता है, लेकिन कमजोरी के आसार तो अभी भी वहां पर भी है। 44,875 45,000 ये बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन होगा।
जिस पर आपको फोकस करना है। और ऊपरी स्तरों पर रिकवरी अगर आती है हल्की फुल्की तो 45,575, 45,725 के आसपास थोड़ी बहुत रुकावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो आज भी थोड़ा ग्लोबल और लोकल दोनों ही संकेतों के दम पर भारतीय बाजारों पर दबाव रहने की आशंका है। बस यही देखना है कि कल के मुकाबले में आज थोड़ा सा दबाव कम हो तो बेहतर है। जी, वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली प्रेशर का एक और दिन आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही कि शायद ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कम हो। लेवल्स बता देती हूँ। निफ्टी 19,725 से 825 सर को यहाँ पर सहारा बनता हुआ निफ्टी के लिए दिख रहा है। अपर बैंड है वो 20,050 तक स्ट्रेच होता दिख रहा है। बैंक निफ्टी 44,875 से 45,000 सपोर्ट यहाँ मिलता दिखेगा, और जो ऊपरी रेजिस्टेंस है वो 45,575 से 725 के पास दिख रही है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आशीष हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले सेबी की बोर्ड बैठक है तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके अलावा बीएसई यहाँ पर बायबैक जो है शुरू हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि बायबैक का प्राइस है 1080 रुपये। स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 1202 रुपये पे, तो पता नहीं कि कौन स्टॉक के अंदर जो है टेंडर करेगा। बर्जर पेंट्स यहाँ पर एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको एडजस्टमेंट है क्योंकि बोनस इशू है 5 पे 1 का, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। ईएमएस लिमिटेड यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग है। इशू प्राइस 211 और इशू का जो साइज़ है 321 करोड़ के आसपास है। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था, करीब 76 टाइम्स का। एक स्टॉक और है वायदा बाजार का पीएफसी, जहां पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा बोनस इशू का। 4 पे 1 बोनस इशू जो है इसका एडजस्टमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। प्राइमरी मार्केट्स की बात करें तो यात्रा, जहां पर फाइनल सब्सक्रिप्शन जो है पूरी बहुत ही सुस्त रिस्पॉन्स यहां पर देखने को मिला, सिर्फ 1.66 टाइम्स के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन है। साई सिल्क्स का अगर आप देखें तो बिल्कुल ना के बराबर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पर अगर आप देखें तो डे 1 का अपडेट है, करीब 0.57 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। खबरों वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आप देखिए एसजेवीएन, कल काफी इंटरेस्टिंग मूव भी स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। अब खबर आ रही कि सरकार ओएफएस के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। 2.46% इनिशियली इनका बेचने का प्लान है। अगर 2.46% बेचने के बाद इनको अतिरिक्त बेचने का भी मन करता है, ग्रीन शो ऑप्शन जो है 2.46 का, यानी टोटल 4.9% ओएफएस के माध्यम से हिस्सेदारी बेचेंगे। 69 रुपीज प्रति शेयर के हिसाब से बेचेंगे, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ठीक ठाक 16% के डिस्काउंट पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, ओएफएस के माध्यम से सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, लेकिन नई पूंजी जुटाने के ऊपर भी जो है 23 सितंबर को बोर्ड की बैठक है, जहां पर क्यूआईपी के माध्यम से पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। शीला फोम यहां पर देखिए 20 सितंबर से क्यूआईपी खुल गया। क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो करीब 1134 रुपये के आसपास है। मौजूदा भाव से करीब 3% के डिस्काउंट पर है और 25 सितंबर को बोर्ड की बैठक होगी, जहां पर इशू प्राइस के ऊपर चर्चा होगी। स्टॉक चल रहा है करीब 1170 रुपये के आसपास। इन्फोसिस यहाँ पर भी खास नज़र रखनी है क्योंकि इन्फोसिस और एनवीडिया के बीच में जो है करार किया गया जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस के लिए। दोनों की कंपनियों के बीच में करार हुआ है। सिप्ला यहाँ पर इनकी सब्सिडरी कंपनी है। इंजा वेब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी यूएसएफडीए ने जांच की इनकी इकाई की, और जांच के बाद फॉर्म 483 के साथ करीब 5 आपत्तियां जारी हुई हैं। हालांकि जो जांच है वो प्री अप्रूवल के लिए है और साथ में अगर आप देखें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए है। बायोकॉन एक और फार्मा स्टॉक है जो आपके रडार पर रहना चाहिए। इनकी एक दवा है यासाफिल, इसको यूरोपियन कमीशन से बिक्री की मंजूरी मिल गई है। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस दवाई का अगर आप बाजार देखें ग्लोबली तो काफ़ी बढ़िया है, करीब 15,000 करोड़ के आसपास का अच्छा खासा बाजार है। और डायबिटीज़ के बाद जो आंखों में दिक्कतें होती हैं उसके लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। अपोलो टायर्स यहाँ पर देखिए लिमड़ा गुजरात में इनकी एक इकाई है जहाँ पर उत्पादन ठप हो गया है। ट्रेड यूनियंस के साथ कुछ बातचीत और मतभेदों के चलते यहाँ पर कामकाज फिलहाल के लिए रुक गया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को भी आप खास फोकस में रखिएगा क्योंकि एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस ने 125 करोड़ का निवेश किया है और इसके बदले अगर आप देखें तो इन्हें करीब 4 करोड़ शेयरों का जो है आवंटन भी हुआ है। बात करें अगर बल्टीज की तो कल की लिस्टिंग जहां पर ठीक ठाक रिस्पांस 15% के आसपास के पास प्रीमियम लिस्ट हुआ था आरआर काबिल का। यहां पर अब खरीदारों के नाम आ रहे हैं। नॉर्जेस बैंक ऑफ अकाउंट ऑफ द पेंशन फंड गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख शेयर वो 1180 रुपए के भाव पर खरीदेंगे, यानी टोटल डील वैल्यू आप देखें तो करीब 236 करोड़ के आसपास की है। और टार्सन प्रोडक्ट्स, इस स्टॉक में भी आज आपको खास एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 17,40,000 शेयर यानी 3.27% इक्विटी जो है 530 रुपए प्रति शेयर पर खरीदी है। डील की वैल्यू निकल कर आ रही है करीब 92 करोड़।
ऑलराइट, चलिए, तो ये वो ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में आपको एक्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको रखनी है नजर। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मेहुल कुठारी शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। कल तो हमने देखा कि अच्छी खासी पिटाई हो गई मार्केट्स में और बहुत सारे इक्के दुक्के आप सेक्टर्स को छोड़ लें तो अधिकतर लाल निशान में ही थे। कल हमने सरकारी कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन देखा। पावर स्पेस की कुछ कंपनियां थी जो कुछ सपोर्ट प्रदान कर रही थी। क्या यही थीम आज भी काम करेगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, कल एक फर्स्ट सेशन था इतने दिनों बाद जहां पर हमने एक कन्विंसिंग सेल ऑफ देखा। सेल ऑफ यानी कि वो प्रॉफिट बुकिंग ही थी क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा रैली आया था मार्केट में। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो भी थीम्स चले थे, बट आज शायद थोड़ा और प्रेशर हो सकता है बिकॉज कल पहला दिन था नेहा जी, तो वहां पर थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहे थे कुछ सेक्टर्स। बट अगर आज नेगेटिव हम ओपन होते और आधा घंटा भी नेगेटिव जोन में सस्टेन होते तो यहाँ पर एक दर्शाएगा थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ओवरऑल कल जो ब्रॉडर मार्केट फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पॉजिटिव थे, तो वो भी प्रेशर में आ सकते हैं। देखिए, लास्ट में जाते जाते थोड़ा बहुत हमने देखा पीएसयू बैंक्स में भी सेलिंग आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया जो 113 13.5 के आसपास का हाई था वो 105 106 हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा 217 218 के आसपास से काफी नीचे है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स जो थे हमने देखा कि लास्ट में सेलिंग आया क्योंकि मार्केट रिकवर ही नहीं हुआ। शुरुआत में उम्मीद से वो लोग ग्रीन में थे कि मार्केट रिकवर हो जाएगा, बट मार्केट रिकवर नहीं हुआ। तो सिमिलरली आज अगर फॉलो अप सेलिंग आती है मार्केट में तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ओके मेहुल जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस कर लेते हैं। इन्फोसिस एनवीडिया ने करार किया जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस के लिए, दोनों के बीच में करार हुआ है। इन्फोसिस क्या राय बन रही है आज के लिए? कल तो प्रेशर में रहा है। देखिए, इन्फोसिस एक अच्छे टेरिटरी में है, गैप अप फिल किया, गैप था पहले वो फिल किया है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट जोन के पास है, ब्रेकआउट वो आएगा 1500 के आसपास। 1500 अगर निकलता है यहाँ पर, क्योंकि एक वहाँ पर बहुत सारा बिल्टअप भी है ऑप्शंस में, तो 1500 जब तक नहीं निकलता तब तक फ्रेश बाइंग की एडवाइस नहीं है। बट ओवरऑल 1500 के ऊपर एक काउंटर अच्छा लग रहा था। फिलहाल वेट एंड वॉच है। आईटी काउंटर हमें पसंद है। इससे ज्यादा अगर कुछ और लेना है तो टीसीएस इज मच बेटर ऑप्शन देन। तो इन्फोसिस के बजाय टीसीएस पर करें फोकस। हम देख रहे हैं फार्मा स्पेस की कुछ खबरें हैं यहाँ पर सिप्ला और बायोकॉन दोनों को लेकर। सिप्ला की सब्सिडरी इन्वाजेन फार्मा को यूएस एफडीए की जांच पूरी हो गई है और फॉर्म 483 जारी। और जहां तक बायोकॉन का सवाल है, इनकी एक मेडिसिन है येसाफिल जिसको यूरोपियन कमीशन से बिक्री को मंजूरी मिल गई और एक बड़ा मार्केट है इसका। दोनों स्टॉक्स में जरा बताइए क्या व्यू बन रहा है? देखिए, दोनों स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर बेटर पोजीशन पे है बायोकॉन एज पर रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज बायोकॉन ऐसा काउंटर है जो नीचे से बहुत ही कम चला है बाकी सबके कंपैरिजन में। सिप्ला की बात करें, ग्लेनमार्क की बात करें, ये सारे काउंटर नीचे से बहुत चले, ऑरो फार्मा, सन फार्मा। बट बायोकॉन ऐसा है जो नहीं चला है। बायोकॉन में अभी भी थोड़ा सा रूम है। मुझे लगता है 300 सवा 300 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। ओवरऑल 250 रुपए का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बायोकॉन इज बेटर ऑप्शन देन सिप्ला। ओके, चलिए, तो सिप्ला और बायोकॉन में बायोकॉन एक बेहतरीन बेट साबित हो सकती है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावना दिख रही है। 325 तक के ऊपर जा सकता है। अच्छा, आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आएंगी? मेरी देखिए 2 पिक है। थोड़ा सा मार्केट रिस्की है तो संभल के ट्रेड करना है। पहला है केआरबीएल। कल हमने देखा कि चमनलाल सेठिया में बहुत बड़ी रैली आई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि केआरबीएल और ये सारे राइस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो केआरबीएल 413 के पास ट्रेड कर रहा है। 403 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 433 का टारगेट रहेगा केआरबीएल में। दूसरा स्टॉक शायद मैंने कई बार शेयर किया है, इन दिनों 8-10 दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, दैट इज एल्केम लैब्स। एल्केम लैब्स बहुत ही अच्छा बेस फॉर्मेशन बना रहा है, 3685 के पास ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3585 का, इसको भी खरीदना है। टारगेट रहेगा 3900 का।
ओके चलिए, तो दो बेहतरीन पिक्स आती हुई, एक तो KRBL 403 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी, 433 के टारगेट के, और एल्केम लैब इसमें भी स्ट्रेंथ दिख रही है, 3900 तक ये ऊपर जा सकता है, लगाना है 3585 का स्टॉप लॉस। धन्यवाद मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में कहां है कमाई के मौके। अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की, जहां एक्शन है भरपूर। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज जी गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि जिस तरह से सारे मार्केट्स और एसेट क्लासेस ने फेड चेयरमैन के बयान के बाद एक्ट किया है, तो कमोडिटी मार्केट भी अछूता नहीं है। पहले बताइए कच्चे तेल में क्या करना है। 96 का ऑलमोस्ट लेवल छूने के बाद अब ये 93 के नीचे आ गया है, $3 के आसपास का करेक्शन हो चुका है, क्या करना है? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए डॉलर इंडेक्स जो है वो 105 के ऊपर सस्टेन किया है, और जो फेड का डीसन आया है उससे काफी हद तक सभी एसेट क्लास में बिकवाली देखने को मिली है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में तो लग रहा है कि सभी कमोडिटीज में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ब्रेंट अगर देखें तो अब 93 के नीचे है, और क्रूड अगर देखें WTI तो वो भी अब 89 के आसपास है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड देखने को मिल सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है आज। और क्या स्ट्रैटेजी अपनाए फिर सेल की अगर है तो? देखिए स्ट्रेटेजी वाइज देखिए तो क्रूड मुझे लगता है कि ऊपर में 7500 के आसपास अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वहाँ बिकवाली करें, 7610 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 7370 7350 तक देखा जा सकता है। ओके, और सोने चांदी इसमें प्रेफर्ड बेट कौन सी है और करना क्या है? देखिए गोल्ड रहेगा प्रेफर्ड में, क्योंकि यहाँ पे हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है और एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई है। तो गोल्ड मुझे लगता है कि क्योंकि आज गैप डाउन ओपनिंग होगा तो फिलहाल स्ट्रेटेजी भी तो नहीं है, बट हाँ ये कि मार्केट जब गैप डाउन ओपन होगा वहाँ पे सेटल होगा तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखना चाहिए। हालांकि कल हमने देखा था कि 59,400 तक के लेवल आते हुए देखे थे, तो अगर प्राइस ऊपर अगेन बाउंस बैक लेते हैं 59,400 59,500 के आसपास तक, तो वहाँ बिकवाली करना चाहिए। 59,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 59,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि मेटल्स में क्या किया जाए। कल एल्यूमिनियम ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया, लेकिन आज जो हमने एशियन मार्केट्स में ओपनिंग देखी मेटल्स की वो कमजोर रही है, तो कहाँ नजर रहेगी? देखिए सभी मेटल में एल्युमिनियम एक ऐसा काउंटर है जो काफी स्ट्रांग दिख रहा है, और हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली 200 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। करीबन 201 202 के आसपास के लेवल्स मिले तो खरीदारी करें। 198 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 206 तक देखा जा सकता है। ओके, और करेंसी में आपका क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हमने कल ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लो तक जाते हुए 83.27 के पास देखा, लेकिन वहां से ऑफकोर्स सेंट्रल बैंक वहां से RBI का इंटरवेंशन आ गया। तो जरा बताइए USD INR इसको कैसे ट्रेड करना है? देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके का सबने एक वीकनेस देखी है वो कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर सस्टेन किया, मुझे लगता है कि अगेन ऊपर में रुपये डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा और 82.20 82.30 तक के लेवल आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो अभी थोड़ा सा इंटरवेंशन का यहाँ पर सहारा जरूर रहेगा, और हम देखेंगे कि कुछ यहाँ पर सपोर्ट रुपी को मिल सकता है। 82.20 82.30 आपने कहा? 83.20 83.50। अच्छा ओके, तो मतलब प्रेशर रहेगा, और हम रिकॉर्ड लोज की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी करेंसी में क्या कुछ करना है। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।